जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की कुछ बॉडी बिल्डिंग फुटेज इंटरनेट पर वायरल होने लगी। इसे देखकर लोग हैरानी में पड़ गए कि अचानक से रातों रात अनिल कपूर ने ऐसी बॉडी कैसे बना ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी फुटेज या वीडियोस अनिल कपूर की नहीं बल्कि उनके हमशक्ल जॉन एफर की है। यह कोई इंडियन नहीं बल्कि अमेरिका के रहने वाले एक बॉडी बिल्डर हैं। जॉन एफर ने अपना यह फोटो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था और देखते ही देखते ये फोटो इंडिया में भी वायरल होने लगी। इंडिया में लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि भला दो अलग अलग देश, नस्ल और प्रोफेशन के इंसान में इतनी सिमिलरिटी कैसे हो सकती है आखिर, वो भी तब जब दोनों के बीच में 40 साल का एज डिफरेंस हो। जरा सोच कर देखिए कि आपके जैसा ही दिखने वाला कोई शख्स दुनिया के किसी कोने में बैठा कॉफी पी रहा होगा एंड वो भी उतनी ही चीनी पसंद करता है जितना कि आप करते हैं। सब्जी में नमक भी उतना ही पसंद करता है जितना कि आप करते हैं। आप उस शख्स से कभी नहीं मिले, ना ही आपका वो रिश्तेदार है और ना ही पड़ोसी, लेकिन रंग रूप में बिल्कुल आपकी तरह होगा और उसकी आदतें भी आपसे मिलती होगी। अनिल कपूर के हमशक्ल जॉन एफर को हॉलीवुड से ज्यादा बॉलीवुड की फिल्में पसंद है। अक्सर हमने बच्चों का फेस उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते देखा है, लेकिन ये सिमिलरिटीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जीन ट्रांसफर के द्वारा होता है। बड़ा ही सिंपल साइंस है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैरेक्टर्स जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है उसे जीन कहते हैं और ये जीन ट्रांसफर होने का पूरा प्रोसेस जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक टर्म सबसे पहले विलियम बैटेसोन के द्वारा 1905 में यूज किया गया था और जीन के थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या फिर उससे अगले जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं। यह बात ग्रिगोर जोहन मेंडल ने सबसे पहले बताया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने पहली बार आर्टिफिशियल जीन बनाया था। इसके बाद से ही बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई और इस अहम रिसर्च के लिए डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को 1968 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग ये कहते हैं कि बच्चा अपने माँ या पिता पर गया है, यानी कि पेरेंट्स के कुछ जीन बच्चे में ट्रांसफर हो गए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जीन से ये कैसे डिसाइड होता है कि माता की ओवरी में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की? तो देखिए, ह्यूमन बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से बना है और हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जो मेल क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन XY और जो फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन XX होता है। अब फीमेल ओवरी में जो जाइगोट यानी भ्रूण बन रहा है वो कॉम्बिनेशन होता है मेल स्पर्म और फीमेल एग का। फीमेल एग में केवल XX टाइप के ही क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम्स। अब अगर फीमेल और मेल से X+X क्रोमोसोम्स का जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो जो नया क्रोमोसोम्स बनता है वो XX बनता है, यानी कि बेबी गर्ल का जन्म होता है। लेकिन अगर फीमेल से X और मेल से Y क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन से XY क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है तो लड़का यानी कि बेबी बॉय का जन्म होता है। अब इन्हीं जीन के ट्रांसफर की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में पिछले जनरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, जैसे फेस सिमिलर होना या रंग रूप etc। जीन ट्रांसफर होने से दो लोगों में सिमिलरिटीज तभी होती है जब दो लोगों में ब्लड रिलेशन हो, लेकिन हम शक्ल के केस में ब्लड रिलेशन छोड़िए, लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। अभी कुछ महीने पहले एक फोटोग्राफर के सर्वे ने साइंस वर्ल्ड में खलबली मचा दी। दरअसल एक कैनेडियन फोटोग्राफर फ्रांसवा ब्रूनेले 1999 से ही दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर सिमिलर लोगों की फोटोग्राफी कर एक एल्बम बना रहे थे। फ्रांसवा ब्रूनेले ने जिन हमशक्लों की तस्वीरें उतारी थी उन्हें स्पेन के जोसेफ केरेरास ल्यूकेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की और रिसर्च के बाद रिसर्चर्स खुद हैरान हो गए, क्योंकि इस रिसर्च के रिजल्ट में पाया गया कि दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले हमशक्लों के बिहेवियर और DNA सीक्वेंसिंग काफी हद तक एक दूसरे के समान थे। बाद में इस रिसर्च को सेल रिपोर्ट्स जर्नल में पब्लिश भी किया गया। अनजान लेकिन एक जैसे दिखने वाले लोगों को डॉपलगैंगर कहा जाता है। कार्बन कॉपी या डॉपलगैंगर जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जब इनकी संख्या दुनिया में बढ़ने लगी
तो इन पे रिसर्च भी बढ़ने लगा। इस पर कई रिसर्चर्स ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि शायद कुदरत के पास इंसानों को बनाने वाले ज़्यादा मॉडल नहीं बचे हैं, इसीलिए वो अब मॉडल्स को रिपीट कर रहा है। वहीं कुछ ने कहा कि इतनी जल्दी प्रकृति पर सवाल उठाना सही नहीं है। अभी तक हम यह मानकर चलते थे कि प्रकृति हर एक इंसान को एक खास खूबी से नवाजा है। कई लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए भी यह बात बोलते हैं कि तुम यूनिक हो, तुम्हें भगवान ने कुछ अलग तरीके से बनाया है। लेकिन साइंटिस्ट ने भी माना कि दुनिया में हर एक इंसान यूनिक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार की शुरुआत की, यह मानते हुए कि हर इंसान का अपना एक अलग फिंगरप्रिंट और रेटिना है। जब से इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई है, यही सोच रही है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। लेकिन मौजूदा समय में जब दुनिया की पॉपुलेशन 7,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, तो इंसान एक दूसरे के सिमिलर होने लगे हैं। कई जानकारों ने इसका मतलब यह भी निकाला कि शायद अब प्रकृति के पास इंसान बनाने के ज्यादा मॉडल नहीं बचे हैं। शायद इसीलिए प्रकृति इंसानी मॉडल्स को रिपीट कर रही है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास नए डिजाइन नहीं बचते हैं तो वो अपने पुराने डिजाइन्स को फिर से रिपीट करने लगता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर नीतू सिंह के अकॉर्डिंग दुनिया के दो कोनों में दो इंसान एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसे एक कोइंसिडेंसी माना जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन दो इंसानों के जेनेटिक कोड कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो जेनेटिक कोड वो होता है जिससे कि दो इंसानों के फिंगरप्रिंट या रेटिना डिफ्रेंशिएट होते हैं। सैंपियंस यानी कि इंसानों के प्रजाति वाले जानवर जैसे बंदर और लंगूर, और होमो सैंपियंस यानी कि इंसानों के डीएनए में 98% की सिमिलरिटीज होती है। केवल 2% के डिफरेंस की वजह से दुनिया के अलग अलग भागों के लोगों में रंग, रूप, त्वचा, कद काठी में काफी अंतर देखा जा सकता है। आज तक हमें एक जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंट या रेटिना वाले दो इंसान नहीं देखने को मिले हैं, इसीलिए प्रकृति पर इतनी जल्दी सवाल उठाना सही नहीं है। वहीं एंथ्रोपोलॉजिस्ट कृतिका जोशी स्पेन में किए गए फोटोग्राफी वाले रिसर्च से काफी सहमत हैं। उनके अकॉर्डिंग पहले अलग अलग नस्ल और कास्ट के लोग आपस में शादियां नहीं किया करते थे। नॉर्थ वाले नॉर्थ में, साउथ वाले साउथ में, यूएसए वाले यूएसए में और यूरोप वाले यूरोप में। लेकिन आज अलग अलग नस्ल, कास्ट, रिलीजन और नेशनलिटी के लोग आपस में शादियां कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ में और साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ में, यहाँ तक कि इंडिया के लोग यूएसए में, यूएसए के लोग यूरोप में जाकर शादियां कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके बच्चों में अपने पिछले जनरेशन की अपेक्षा पूरी दुनिया में धीरे धीरे नस्ली पहचान कम होता जाएगा और धीरे धीरे लोग एक दूसरे के जैसे दिखने लगेंगे। इस मामले में सोशियोलॉजिस्ट और ह्यूमन बिहेवियर के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर बीएस निगम के अकॉर्डिंग दुनिया यूनिवर्सल डीएनए की तरफ बढ़ रही है। लंबे समय से फिक्शन राइटर और हॉलीवुड वाले इसका अंदेशा जताते रहे हैं, लेकिन अब यह धीरे धीरे सच्चाई बनती दिख रही है। इसके कई कारण हैं। आज के समय में पूरी दुनिया का रहन सहन, खान पान एक जैसा होता जा रहा है। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने एक जैसा वैक्सीन लगवाया था। आज जो चाइनीज फूड चाइना में खाया जाता है, सेम फूड इंडिया में और वही फूड अमेरिका में खाया जाता है। आज जैसा पहनावा यूएसए या यूरोप में है, वैसा ही पहनावा पूरी दुनिया पसंद करती जा रही है। इससे लोगों की मेंटेलिटी भी एक जैसी बनती जा रही है। जब इंसान एक जैसा खाने लगता है, पहनने लगता है और सोचने लगता है, तो ओवर द टाइम पीरियड वह एक जैसा दिखने भी लगता है। इंसानी समाज एक दूसरे के इतने करीब आज से पहले कभी नहीं आया था जितना कि आज है। आज जबकि हम एक जैसा खा, पहन और सोच रहे हैं, तो आने वाले समय में यूनिवर्सल डीएनए की बात सच हो सकती है। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट में कार्नेल यूनिवर्सिटी में न्यूरोबायोलॉजी एंड बिहेवियर के सहायक प्रोफेसर माइकल शाहीन के अकॉर्डिंग यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ताश की 52 पत्तियों को अच्छी तरह से फेंटने के बाद हर बार फेंटते हैं और पत्ता निकालते हैं, तो 10वीं 50वीं बार ऐसा हो सकता है कि सेम पत्ता दोबारा भी निकल जाए। ठीक वैसे ही सेम मॉडल 10, 20, 50 साल बाद रिपीट हो सकता है। दुनिया भर में एक जैसे दिखने वाले इंसानों के होने का एक कारण आईवीएफ और स्पर्म डोनेशन भी है। आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। कई प्रोफेशनल स्पर्म डोनर हजारों बार स्पर्म डोनेट कर चुके हैं, लेकिन आईवीएफ से हुए बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है
इस बात को मेडिकल एजेंसीज या गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। 40 साल पहले आईवीएफ की टेक्नोलॉजी आई थी। अब तक दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ बच्चे आईवीएफ से पैदा हो चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनके पैदा होते टाइम स्पर्म किस आदमी का यूज किया गया था। ऐसे में एक स्पर्म डोनर के बच्चे अलग अलग प्रदेश देश में पाए जा सकते हैं। ऐसे में उनका रंग, रूप, बिहेवियर एक दूसरे से मिलना संभव है, या हो सकता है आने वाली पीढ़ियों में कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिले। आज से लगभग 3 लाख साल पहले धरती पर इंसानों की 9 प्रजातियां मिलती थी। मूल रूप से ये सभी इंसान ही थे, बस इनमें उनकी खोपड़ी, हड्डियों या शरीर के बनावट में थोड़ा डिफरेंस था। लेकिन समय के साथ साथ ये सारी प्रजातियां धीरे धीरे धरती से खत्म हो गई और आज के समय में हम यानी कि होमो सैपियंस ही इस धरती पर बचे हैं। होमो सैपियंस की कई उप प्रजातियां भी हैं, जैसे अफ्रीकन, काकेशियन एंड मंगोल etc। इनको कलर, पहनावे या बालों के आधार पर डिफरेंशिएट किया जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि अफ्रीकन काले होते हैं, यूरोपियन गोरे होते हैं और इंडियंस इन दोनों के बीच में बिलोंग करते हैं, यानी कुछ सावले होते हैं। लेकिन अब इन सभी में एक जैसे पहनने और गोरे होने की होड़ लगी है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे प्रजातियों की तरह ये सारी उप प्रजातियां भी समाप्त हो जाएंगी और धरती पर हर जगह केवल एक जैसे इंसान बचेंगे। दुनिया के सारे लोग एक जैसे हो जाएं, उनमें रंग, नस्ल और भाषा का भेदभाव खत्म हो जाए। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे भी हैं। जैसा हमने देखा कि कोविड का प्रभाव कुछ नस्लों पर बहुत ज़्यादा तो कुछ नस्लों पर कम था। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में इसका प्रभाव ज़्यादा था। जरा सोचिए कि अगर दुनिया में सभी लोग एक जैसे नस्ल के हो गए और सबकी इम्यूनिटी पावर भी सेम हो गई, ऐसी स्थिति में अगर कोई गंभीर बीमारी दुनिया में फैलती है तो एक साथ वो पूरे इंसानी सभ्यता को खत्म कर सकती है। सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो 2 इंसानों को अलग अलग रूप देती है। इंसान का शरीर मिलियंस ऑफ सेल्स से बना होता है। इंसान की लगभग हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है। उसमें जीन नाम का एक बहुत ही छोटा कण होता है। यही जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचता है। जीन ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कोई मेमोरी कार्ड। जीन में हमारी कई पीढ़ियों का डेटा होता है। अब इन कई पीढ़ियों वाली विशाल डेटा में से जीन रेंडमली किसी भी डेटा को हमारी बॉडी में दिखा सकता है। जीन जनरेशन वाइज ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होते हैं, ये सेव होते हैं और आगे आने वाली अगली किसी भी जनरेशन को ट्रांसफर हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स या दादा दादी की आंखें नीली नहीं है, लेकिन 5 या 6 जनरेशन पहले किसी की आंखें नीली रही हों, तो ये संभव है कि आने वाली 5, 6, 10, 12 पीढ़ियों के बाद किसी की आंखें नीली हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टर राज कपूर की आंखें नीली थी, लेकिन करिश्मा कपूर को छोड़कर 3-4 पीढ़ियों में कपूर खानदान के किसी भी इंसान की आंखें नीली नहीं थी। लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि राज कपूर के डीएनए की वजह से आने वाली 8, 10 या किसी भी पीढ़ी की आंखें नीली हो सकती हैं। क्या होगा अगर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट और डीएनए मैच करने लगे? आज के समय में हमारी पूरी सोसाइटी डीएनए के इर्द गिर्द ही घूम रही है। किसी अपराधी को पकड़ने से लेकर वारिस साबित होने तक और बीमारियों के इलाज में डीएनए की अहम भूमिका है। ह्यूमन सोसाइटी का पूरा सिस्टम इसी आधार पर टिका हुआ है कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। इसी अलग पहचान का इस्तेमाल ऑफिस अटेंडेंस, बैंक में वेरिफिकेशन, गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम में वेरिफिकेशन या और भी जगह पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। अगर किसी 2 इंसान के फिंगरप्रिंट या डीएनए सेम हो गए तो ह्यूमन सोसाइटी को पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में यह डर बन जाएगा कि कहीं उनका फिंगरप्रिंट लगाकर उनके जैसा ही दिखने वाला कोई इंसान उनका बैंक बैलेंस ना खाली कर दे। डीएनए को लेकर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्टोरी भी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि इनके डीएनए में ही गड़बड़ी है। गरीब के बेटे की थाली खींच लें, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। नीतीश कुमार पीएम मोदी के इस बयान को बिहारी आन बान से जोड़ते हुए यह कहा कि हर बिहारी का डीएनए एक है, पीएम चाहे तो इसकी जांच भी करा सकते हैं। और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। इसके बाद पूरे बिहार से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया और बोरियों में भर भर कर नाखून और बाल के सैंपल पीएम ऑफिस भेजे गए।
हालांकि बाद में इसे एक पॉलिटिकल बयानबाजी कहकर टाल दिया गया। कुदरत के पास इंसान बनाने का नया मॉडल नहीं बचा है। अब इस बात की चर्चा इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि पिछले कुछ सालों में जुड़वा या आइडेंटिकल ट्विंस पहले के मुकाबले ज़्यादा पैदा होने लगे हैं। साइंस जर्नल ह्यूमन रिप्रोडक्शन की रिसर्च के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पैदा होने वाला हर 40वां बच्चा जुड़वा होता है। रिसर्च में शामिल वैज्ञानिकों के मुताबिक यह आंकड़ा पहले से काफ़ी ज़्यादा है। अभी दुनिया भर में हर साल लगभग 16 लाख जुड़वा बच्चे जन्म ले रहे हैं। इस टाइम दुनिया की 2% पॉपुलेशन ट्विंस यानी जुड़वा लोगों की है। इंसानी सभ्यता की शुरुआत से लेकर अभी तक ये नंबर सबसे ज़्यादा है और ट्विंस की पॉपुलेशन आगे भी तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद रहीमाबाद उमरी को जुड़वा लोगों का गांव कहा जाता है। 250 घरों वाले इस गांव में 125 से ज़्यादा जुड़वा लोग रहते हैं। इस गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पिछले 3 जनरेशन से जुड़वा बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। हो सकता है कि मेरा हमशक्ल यानी डॉपलगैंगर दूर दुनिया के किसी कोने में बैठकर मेरी पसंद की चीज़ें खा रहा होगा, या हो सकता है आपका हमशक्ल आपकी पसंदीदा गाड़ी में घूम रहा हो। अपने हमशक्ल से मिलने की सोच चेहरे पर एक मुस्कान सी लाती है। आपको आपका डॉपलगैंगर मिले या नहीं, लेकिन मैं मिलूंगा जल्दी किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो पसंद आई हो तो इसे 2-4 लोगों तक शेयर भी कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मुलाकात होगी जल्दी किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।